स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत क्या होता है, इस टॉपिक को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो 1936 में किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर हेबरलर, गोटफ्राइड वॉन हेबरलर जो थे, उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी 1936 में। बुक का क्या नाम था? द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस बुक में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में जो अपने विचार दिए थे उनको एक तरह से क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत। मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया था? तुलनात्मक लाभ को अवसर लागत के रूप में परिभाषित किया था। अब तुलनात्मक लाभ का मतलब क्या हो गया? रिकार्डो का जो सिद्धांत है, ठीक है, रिकार्डो ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या कारण बताया था? तुलनात्मक लाभ। इससे पहले एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम निरपेक्ष लागत सिद्धांत कहते हैं। एडम स्मिथ का क्या मानना था कि दो देशों में अगर लागतों में निरपेक्ष अंतर होता है, ठीक है, तब क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार संभव होता है, ठीक है, जिसको हम इस डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इस क्लास में हम केवल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो अवसर लागत सिद्धांत है उसको ही एक्सप्लेन करेंगे। एडम स्मिथ के बाद में प्रोफेसर रिकार्डो ने अपने विचार दिए थे। रिकार्डो ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या कारण बताया था कि लागतों में अगर निरपेक्ष अंतर नहीं होता है फिर भी दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो सकता है, ठीक है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत प्रतिपादित किया था। लेकिन हेबरलर ने क्या किया था? रिकार्डो के सिद्धांत में कुछ कमियां थी। जैसे रिकार्डो ने क्या माना था कि उत्पादन का केवल एक ही साधन होता है, ठीक है, उत्पादन का केवल श्रम, एक साधन को ही उन्होंने लिया था। और इस श्रम, ठीक है, श्रम लागत के आधार पर एक तरह से क्या होता है? किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। अन्य उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी एक तरह से रिकार्डो के द्वारा उपेक्षा की गई थी। हम कह सकते हैं कि रिकार्डो का जो सिद्धांत था वो बेसिकली श्रम सिद्धांत पर जोर देता है, जो श्रम लागत होती है उनके ऊपर जोर देता है। इसलिए रिकार्डो के सिद्धांत को मूल्य का श्रम सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये एक तरह से कमी थी। हेबरलर का क्या मानना था कि उत्पादन के श्रम के अतिरिक्त अन्य साधन भी होते हैं, जैसे भूमि भी होता है, पूंजी भी हो सकता है, ठीक है, तो उत्पादन के अन्य साधन होते हैं। इसलिए उत्पादन की लागत में केवल श्रम का ही भाग नहीं होता है, या उत्पादन ही केवल श्रम ही केवल उत्पादन का साधन नहीं होता है। श्रम के साथ साथ में उत्पादन के अन्य साधन भी होते हैं, जैसे भूमि भी हो सकती है, पूंजी भी हो सकती है। इन अन्य साधनों का भी उत्पादन में योगदान होता है। तो उत्पादन लागत में श्रम लागतों के साथ साथ में अन्य लागतें भी सम्मिलित होती हैं। और वस्तु की जो कीमत होती है वो सिर्फ उत्पादन की लागत से निर्धारित नहीं होती हैं, बल्कि उसमें जो मांग होती है, लोगों की रुचि होती है, पसंद होती हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है, जिसकी रिकार्डो ने उपेक्षा की थी। तो रिकार्डो के सिद्धांत की जो कमियां थी, रिकार्डो के जो सिद्धांत के दोष थे, उन दोषों को दूर करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर हेबरलर के द्वारा। तो हेबरलर का जो सिद्धांत है उसको किस नाम से जाना जाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत। अच्छा देखिए, ये जो टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले आपको अवसर लागत क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, और दूसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर ये दोनों टॉपिक आपने नहीं पढ़ रखे हैं तो अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दोनों के जो वीडियो हमने अलग बना रखे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके पहले आप अवसर लागत क्या होता है और पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और अवसर लागत, इन दोनों कंसेप्ट को एक बार क्लियर कर लीजिए। उसके बाद में अगर आप हेबरलर का ये सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। देखिए, अवसर लागत का मतलब क्या होता है? उत्पादन के जो संसाधन होते हैं वो किसी अर्थव्यवस्था के पास में सीमित होते हैं।
यदि किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना होता है तो क्या, जैसे एक्स वस्तु का या वाई वस्तु का अगर उत्पादन बढ़ाना है तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, दूसरी वस्तु जिसका अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो रहा है, माना कि दो वस्तुएं हैं अर्थव्यवस्था में, एक्स और वाई वस्तु का जो दिए हुए तकनीकी ज्ञान है, संसाधन है, उनका प्रयोग करके कोई देश दो वस्तुओं एक्स और वाई का उत्पादन कर सकता है। अब माना कि वो देश चाहता है कि अपने यहाँ पे वाई वस्तु का उत्पादन क्या हो, बढ़े, तो वाई वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो एक्स वस्तु के उत्पादन में संसाधन लगे हुए हैं उन संसाधनों को क्या करना पड़ेगा, उसको वाई वस्तु के उत्पादन में लगाना पड़ेगा। मतलब एक्स वस्तु के उत्पादन में जिन संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है उन संसाधनों को यहाँ से हटा के वाई वस्तु के उत्पादन में लगाना पड़ेगा, जिससे कि वाई वस्तु का उत्पादन क्या हो जाए, बढ़ जाए। और जब उत्पादन के साधनों को एक्स वस्तु से हटाया जाएगा तो एक्स वस्तु का उत्पादन क्या होगा, एक तरह से कम होगा। तो वाई वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए या वाई वस्तु की उत्पादन की जितनी मात्रा बढ़ती है उससे एक्स वस्तु के उत्पादन में जितनी मात्रा की कमी आती है या जितनी मात्रा का त्याग करना पड़ता है उससे हम क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब एक्स वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कितनी कमी हुई है वो आपका डेल्टा एक्स है, और डेल्टा वाई का मतलब वाई वस्तु की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई है। क्यों, क्योंकि उत्पादन के संसाधनों को एक्स वस्तु से हटा के वाई वस्तु में लगाया गया है। तो वाई वस्तु का उत्पादन करने की अवसर लागत क्या होती है, जो एक्स वस्तु की मात्रा त्याग की जाती हैं या सेक्रीफाइस की जाती हैं, कम की जाती हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप डिटेल में इस अवसर लागत का जो कंसेप्ट है उसमें आप देख लीजिएगा। अब देखिए ये जो सिद्धांत है प्रोफेसर हेबलर का, उसमें कुछ उन्होंने मान्यताएं ली हैं। सबसे पहले कौन कौन सी मान्यताएं हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेबरलर ने क्या माना है कि केवल दो देश होते हैं, ठीक है, दोनों देशों की आर्थिक स्थिति एक समान होती है और इन दो देशों में क्या होता है, दो वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है, दोनों देश क्या कर सकते हैं, दोनों ही वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या मान्यता ली उन्होंने कि दो देश होते हैं, ठीक है, दोनों देश क्या कर सकते हैं, दो वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। दो वस्तुएं हम मान लेते हैं कौन कौन सी हैं, एक तो गेहूं ले लेते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं चावल, ठीक है। दो देश हैं, दो देश क्या कर सकते हैं, इन दोनों ही वस्तुओं गेहूं और चावल का उत्पादन वो कर सकते हैं और इसके लिए वो दो साधनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दो साधन कौन कौन से हैं, श्रम और पूंजी। देखिए रिकार्डो का जो सिद्धांत था उसमें उन्होंने केवल उत्पादन का एक ही साधन लिया था, श्रम, लेकिन हेबरलर ने क्या कहा, श्रम के साथ में अन्य साधन भी होते हैं। तो यहाँ पे हम उत्पादन के अन्य साधन जैसे दूसरा साधन जो है पूंजी को भी सम्मिलित कर लेते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या माना है कि वस्तु बाजार और साधन बाजार दोनों में ही क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होती है, ठीक है। और पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या हो गया, कोई भी व्यक्तिगत फर्म होती हैं, उत्पादक होता है, वो वस्तु की कीमत को या कोई भी व्यक्तिगत उत्पादन का जो साधन है वो साधन बाजार में साधन की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। फिर इसमें क्या मान लिया गया है कि वस्तु की कीमत जो होती है वो वस्तु की सीमांत लागत के बराबर होती है, ठीक है। वस्तु की कीमत जो होगी उसका निर्धारण किसके आधार पर होता है, सीमांत लागत या जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है अवसर लागत के आधार पर होता है और वस्तु की जो कीमत होती है वो सीमांत लागत के बराबर होगी। फिर इसमें मान लिया गया है कि उत्पादन के जो साधन हैं, ठीक है, उत्पादन के साधनों को जो पारिश्रमिक दिया जा रहा है, उत्पादन के साधनों को जो भुगतान किया जा रहा है जिसको हम साधन की कीमत कह सकते हैं, तो साधन की कीमत किसके बराबर होती है, साधन की सीमांत उत्पादकता के मूल्य के बराबर होती हैं। एक साधन को उत्पादन में उनकी सेवाओं के बदले में जो कीमत चुकाई जाती हैं, साधन की कीमत जैसे श्रम की कीमत क्या होती है, मजदूरी होती है, पूंजी की कीमत क्या होती है, ब्याज होती हैं, तो ये जो होती हैं वो उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होती हैं।
फिर इसमें मान लिया गया है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी पूर्ति क्या होती है, स्थिर होती हैं। उत्पादन के साधनों की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है। मांग की दशाओं में अगर परिवर्तन हो जाता है फिर भी उत्पादन के ये जो साधन होते हैं इनकी पूर्ति क्या होती है, स्थिर होती हैं, या हम कह सकते हैं कि पूर्णतया बेलोजदार होती हैं। फिर ये जो उत्पादन के साधन होते हैं वो किसी देश के अंदर तो क्या होते हैं, पूर्णतया गतिशील होते हैं, ठीक है, परफेक्टली मोबाइल होते हैं। लेकिन दो देशों में अगर हम बात कर रहे हैं या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें साधनों के बीच में क्या होता है, गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। इमोबाइल हम कह सकते हैं, ठीक है, अगतिशील होते हैं। तो दो देशों के मध्य में साधन जो होते हैं, उत्पादन के साधन, वो अगतिशील होते हैं, जबकि एक देश के अंदर साधनों में क्या होता है, पूर्णतया गतिशीलता पाई जाती है। फिर इस सिद्धांत में क्या मान लिया गया, नेक्स्ट मान्यता क्या है, स्वतंत्र एवं निर्बाध व्यापार। दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो स्वतंत्र व्यापार होता है, फ्री ट्रेड होता है। मतलब दो देश आपस में वस्तुओं के आयात निर्यात के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, ठीक है। आयात और निर्यातों की जो मात्रा होती है वो निश्चित नहीं की जाती हैं। दोनों देशों के द्वारा आपस में कितना भी आयात निर्यात किया जा सकता है, उसमें वहाँ की जो सरकार होती है वो हस्तक्षेप नहीं करती हैं। तो स्वतंत्र व्यापार होता है। फिर इन देशों में दोनों वस्तुओं की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो दोनों वस्तुएं जैसे हमने उदाहरण में क्या ली हैं, गेहूं और चावल, तो इनका उत्पादन करने के लिए जो तकनीक प्रयोग की जा रही है, टेक्नोलॉजी, उसमें भी किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उत्पादन की तकनीक क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। और साथ ही साथ ये भी माना गया है कि अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन के साधन हैं उन संसाधनों को सभी को उत्पादन कार्य में लगा दिया गया है। मतलब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है दोनों देशों में, ठीक है। हमने दो देश लिए हैं तो दोनों ही देशों में माना कि एक देश आपका ए देश है और दूसरा हो गया बी देश। तो ए देश और बी देश दोनों ही देशों में उत्पादन के जो संसाधन हैं वो सारे कार्य में लगे हुए, मतलब पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोफेसर हेबरलर जो थे उन्होंने क्या माना था कि दो देश होते हैं ए और बी, उत्पादन के दो साधन होते हैं, श्रम और दूसरा पूंजी हो गया, और दोनों ही देश क्या कर सकते हैं, इन दोनों ही वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। दो वस्तुएं कौन सी ली हमने उदाहरण में, गेहूं और चावल का उत्पादन दोनों देशों के द्वारा किया जा सकता है। फिर दोनों देशों में वस्तु और जो साधन बाजार है वहां पे पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। वस्तु की कीमत जो होती है वो सीमांत लागत के बराबर होती हैं। साधन की जो कीमत होती है वो साधन की जो सीमांत उत्पादकता होती है उसके बराबर होती है। मतलब साधनों को जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो उनकी उत्पादकता के समान दिया जाता है। फिर जो श्रम और पूंजी है उसकी पूर्ति को स्थिर माना गया है, मतलब घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। एक देश के अंदर उत्पादन के साधन गतिशील होते हैं, लेकिन दो देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साधनों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है, अगतिशीलता होती है। फिर इन दोनों देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है वो स्वतंत्र व्यापार है, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार इन दोनों देशों के बीच में होता है, तो इस पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। फिर जो दो वस्तु का उत्पादन हो रहा है, गेहूं और चावल का, इनमें जो भी उत्पादन की तकनीक प्रयोग की जा रही है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तकनीकी ज्ञान को स्थिर माना गया है और दोनों ही देशों में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। अब देखिए, उपरोक्त मान्यताएं अगर दी होती हैं तो इसके आधार पर प्रोफेसर हेबरलर जो हैं वो क्या मानते हैं कि दो देशों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो किस कारण से होता है, अवसर लागत में अंतर के कारण। अगर दो देशों में अवसर लागत समान होगी तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार संभव नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रोफेसर हेबरलर का क्या मानना है, दो देशों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या जरूरी है, उन देशों में जिन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उनकी अवसर लागत में अंतर होना चाहिए। अवसर लागत जिस देश में कम होगी उससे उस वस्तु के उत्पादन, मतलब जैसे देखिए दो देश हैं ए और बी, अगर ए देश में गेहूं की अवसर लागत कम है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोफेसर हेबरलर कहते हैं कि ए देश को गेहूं का उत्पादन करना चाहिए, गेहूं का उत्पादन करने में उसको तुलनात्मक लाभ अधिक होगा। और यदि बी देश को चावल के उत्पादन में
अवसर लागत कम है, इसका मतलब बी देश को केवल चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए, चावल का उत्पादन ही उसको करना चाहिए, तभी उसको तुलनात्मक लाभ अधिक होगा। तो उनका जो सिद्धांत है, हेबरलर का सिद्धांत बेसिकली वो अवसर लागत की जो अवधारणा है उसके ऊपर आधारित है। और हेबरलर क्या कहते हैं कि अवसर लागत में अगर अंतर होगा तभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होगा, तभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार संभव होगा। अगर दो देशों में किसी वस्तु की अवसर लागत समान है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या किया था, रिकार्डो ने केवल श्रम को मानना था, लेकिन इन्होंने श्रम के साथ साथ में उत्पादन के जो अन्य साधन हैं, भूमि, पूंजी, इनको भी उत्पादन में इनका भी एक तरह से योगदान माना है। और इसीलिए उत्पादन की जो लागत होती हैं वो श्रम लागत के साथ साथ में अन्य लागतें जैसे कि भूमि का किराया हो गया, पूंजी का ब्याज हो गया, इसको भी वो सम्मिलित करते हैं। अब देखिए उत्पादन के जब दो से अधिक साधन होंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पैमाने के स्थिर प्रतिफल के साथ साथ में जो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न जिनको हम कह सकते हैं, या उत्पादन के जो ह्रासमान प्रतिफल होते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न, ये स्थितियां भी संभव हो सकती हैं। देखिए जो रिकार्डो का सिद्धांत था वो पैमाने के स्थिर प्रतिफल को लेके चलता है, जिसमें उन्होंने उत्पादन का केवल एक ही साधन लिया था। लेकिन हेबरलर कहते हैं कि श्रम के साथ साथ में अन्य साधन भी हो सकते हैं, इसलिए उत्पादन में क्या होगा, पैमाने के स्थिर प्रतिफल की स्थिति के साथ साथ में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल या जिसको हम वर्धमान प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं, और दूसरा पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न, ये स्थितियां, तीनों स्थितियां हो सकती हैं। पैमाने के स्थिर प्रतिफल भी हो सकते हैं, बढ़ते प्रतिफल भी हो सकते हैं, और घटते प्रतिफल भी हो सकते हैं। तो वस्तु की कीमत का जो निर्धारण है वो श्रम लागत के साथ साथ में, ठीक है, ये जो अवसर लागत है इसके साथ में श्रम लागत के साथ साथ में पूंजी, भूमि, इनकी कीमत को भी सम्मिलित किया गया है। तो वस्तु की कीमत के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है, लागत के साथ साथ में मांग की दशाएं, मतलब उपभोक्ता किसी वस्तु को कितनी मांग करता है, उपभोक्ता की रुचि क्या है, फैशन क्या है, पसंद की क्या है, इन सभी तत्वों के आधार पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। अब देखिए प्रोफेसर हेबरलर का जो ये सिद्धांत था, इसमें उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए जो अवसर लागत है, ठीक है, अवसर लागत में अंतर अगर होगा तभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार संभव होता है। और अवसर लागत की अवधारणा को समझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, उत्पादन संभावना वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र की जो आकृति है, शेप है, वो किस पे आधारित होती हैं, उत्पादन के नियमों के ऊपर आधारित होते हैं। उत्पादन के 3 नियम होते हैं, उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल होते हैं, घटते प्रतिफल होते हैं, और उत्पादन के स्थिर प्रतिफल होते हैं। तो देखिए जब उत्पादन के स्थिर प्रतिफल होंगे या जब जो अवसर लागत हैं वो क्या होती हैं, स्थिर होती हैं, तो अवसर लागत के स्थिर होने पर उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा, एक सीधी रेखा के रूप में होगा। ठीक है, एक साधन हमने ले लिया इधर श्रम और दूसरा साधन हमने ले लिया पूंजी। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र की जो आकृति है वो किस प्रकार की होगी, एक सीधी रेखा के रूप में होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए एक वस्तु इधर ले लीजिए, गेहूं ले लेते हैं हम इधर, और इधर आप क्या ले लेना, चावल। ठीक है, तो दूसरी स्थिति है कि अगर अवसर लागत घटती हुई है, घटती हुई अवसर लागत का मतलब क्या हो गया, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, और पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति में जो उत्पादन संभावना वक्र है उसका आकार कैसे होगा, नीचे की ओर गिरता हुआ। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं उत्तल। ठीक है, कॉन्वेक्स शेप होता है। और जब अवसर लागत बढ़ती हुई होगी, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, यहाँ पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति में जो उत्पादन संभावना वक्र है उसका आकार किस तरीके से होगा, नतोदर, कॉनकेव। ठीक है, एक वस्तु आप इधर ले लीजिए, माना कि y वस्तु है और इधर हमने ले लिया x वस्तु। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है, दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जिससे एक देश अपने यहाँ पे उत्पादित संसाधनों, अपने यहाँ पे उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे आप कोई भी दो वस्तुओं के नाम लिख लीजिए कि एक तरफ हमने ले लिया जैसे कि गेहूं है और दूसरी तरफ हमने ले लिया चावल।
तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? स्थिर अवसर लागत दशा में नीचे की ओर गिरता हुआ ऐसे एक सीधी रेखा के रूप में होगा। घटती हुई अवसर लागत या जिसको हम बढ़ते प्रतिफल कह सकते हैं, उसमें हमारा वक्र कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। और बढ़ती हुई अवसर लागत की स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा? नतोदर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉनकेव। और कॉनकेव का मतलब यही हुआ कि अवसर लागत जो है वो क्या है? बढ़ती हुई। तो ये तीनों शेप आपको याद रखने हैं। अब देखिए, अगर दोनों देशों में स्थिर अवसर लागत की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या जरूरी है कि दोनों देशों में जो उत्पादन संभावना वक्र हैं पीपीसी, उनका ढाल जो है स्लोप है वो क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि दो देशों में अगर उत्पादन संभावना वक्र का ढाल पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उन देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दो देशों के मध्य में या दो देशों की जो अवसर लागत है जो उनका उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा है? एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल हैं। तो समानांतर होने का मतलब क्या हो गया? हेबरलर के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है वो कब होगा? जब दोनों देशों के पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल है वो क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग का मतलब जैसे देखिए, एक देश का ये है उत्पादन संभावना वक्र, दूसरे देश का ये है। ठीक है, दोनों ही देशों में क्या हो गया? स्थिर लागत है। अगर दूसरी स्थिति हमारी ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, एक देश का उत्पादन संभावना वक्र ये है और दूसरे देश का उत्पादन संभावना वक्र ये है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर उत्पादन संभावना वक्र की जो स्थिति है देखिए ऐसे भी हो सकती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ढाल में थोड़ा सा अंतर है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर दोनों देशों के जो उत्पादन संभावना वक्र एक दूसरे के समानांतर हैं तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। जब दोनों देशों के जो उत्पादन संभावना वक्र हैं पीपीसी, उनका ढाल अगर अलग अलग होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो सकता है प्रोफेसर हेबरलर के अनुसार। अब देखिए, यहाँ पर हमने दो देश लिए हैं। ये ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है और दूसरा ये जो आपका B1 B2 है ये बी देश का उत्पादन संभावना वक्र है। क्लियर हो गया? ये आपका A1 और ये है A2 पॉइंट, ये ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है, ये B1 और ये आपका B2, ये बी देश का उत्पादन संभावना वक्र है। अब देखिए, जब दोनों देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है तो ए देश में जो संतुलन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ पे है? इस ई बिंदु पे है। ठीक है, इस ई बिंदु पर उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो हम MRT के द्वारा मापते हैं, ठीक है, तो MRT का जो ढाल है वो समुदाय का जो इंडिफरेंस वक्र है, तटस्थता वक्र है, वो उसका ढाल कहाँ पे बराबर है? इस ई बिंदु पर बराबर है। और तटस्थता वक्र के ढाल को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? PX/PY के बराबर। तो इस ई बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पे हम एक घरेलू विनिमय अनुपात रेखा भी खींच सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा नहीं बना रखा है। तो ई बिंदु पर अगर हम देखें तो जो इंडिफरेंस कर्व है उसका ढाल और जो पीपीसी कर्व है उन दोनों का ढाल कहाँ पे बराबर है? इस ई बिंदु पर। इसका मतलब क्या हो गया? ए देश का जो संतुलन है व्यापार से पहले की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पे है? इस ई बिंदु पर है। इसी तरीके से बी देश की अगर हम बात कर रहे हैं तो बी देश का ये उत्पादन संभावना वक्र है और ये तटस्थता वक्र है बी देश का। जो एफ बिंदु पर अगर हम देखें, इस बिंदु पर, इस एफ बिंदु पर क्या है? बी देश का संतुलन है और इस ई बिंदु पर क्या है? ए देश का संतुलन है। मतलब उपभोग और उत्पादन के जो उच्चतम स्तर हो सकते हैं उसको व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गया? जब दो देशों के बीच में व्यापार नहीं होता है उस स्थिति में हमने संतुलन की बात कही है। इस एफ बिंदु पर भी क्या है? MRT बराबर है PX/PY के।
ठीक है। पी एक्स अपॉन पी वाई क्या होता है, इस इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, तटस्थ वक्र का ढाल होता है। और एम आर टी क्या होता है, ये जो हमारा पीपीसी वक्र है, ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र है, उसका ढाल है। और संतुलन के लिए क्या जरूरी होता है, एम आर टी बराबर होना चाहिए पी एक्स अपॉन पी वाई के। तो इस ई बिंदु और एफ बिंदु पर ये जो संतुलन की हमारी शर्त है वो पूरी होती है, इसलिए बी देश जो संतुलन की स्थिति में वो कहाँ पे है, इस एफ बिंदु पर है। और ए देश जो है वो संतुलन की स्थिति में कहाँ पे है, ई बिंदु पर है। अब देखिए, अगर दोनों देशों के बीच में व्यापार होता है तो व्यापार जो होगा वो इसका निर्धारण किसके आधार पर होगा, व्यापार शर्त की जो रेखा होती है, या जिसको हम अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा भी कह सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा जो है ये आपका जो घरेलू विनिमय अनुपात है उसी के अंदर हो सकती हैं, उसके बाहर नहीं होगी। इसलिए जो व्यापार की शर्त रेखा या अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा को खींचने के लिए हम क्या करते हैं, इस A2 बिंदु को इस B1 बिंदु से मिला देते हैं। तो ये जो रेखा बनी है ये आपकी कौन सी रेखा होगी, व्यापार शर्त रेखा या अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा। इसी के अनुसार दोनों देश क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। और इस डायग्राम में अगर हम देखें तो क्या प्रदर्शित करता है डायग्राम, इसमें हमने इस ओ एक्स अक्ष पर क्या लिया है, गेहूं के उत्पादन को लिया है। और दूसरी वस्तु आपकी ओ वाई अक्ष पर हमने क्या लिया है, राइस को लिया है, चावल को लिया है। अब देखिए ये जो डायग्राम है वो एक तरह से क्या बताता है कि जो ए देश है उसको क्या करना चाहिए, गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, ये देश को क्या करना चाहिए, गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए। विशिष्टीकरण का मतलब क्या हो गया, ए देश अगर अपने समस्त संसाधनों को गेहूं के उत्पादन में लगा देता है तो उसको ज़्यादा लाभ होगा। और बी देश जो है अगर अपने समस्त संसाधनों को चावल के उत्पादन में लगा देता है तो उसका जो लाभ है वो अधिकतम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए देश में गेहूं की अवसर लागत कम है जबकि बी देश में चावल की अवसर लागत कम है। और जिस देश में अवसर लागत जिस वस्तु की कम होगी उस वस्तु का उत्पादन करने में उनको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो डायग्राम है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, ए देश क्या करेगा, गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा, जबकि जो बी देश है वो एक तरह से क्या करेगा, चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो निर्धारण है वो किसके आधार पर होगा, इस व्यापार शर्त की जो रेखा है इसके आधार पर होगा। मतलब संतुलन के लिए क्या जरूरी होगा, जब दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार अगर होता है तो ये जो व्यापार शर्त रेखा है और जो पूरे समुदाय का इंडिफरेंस वक्र है, तटस्थ वक्र है, वो बराबर होना चाहिए। जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है तब हमने देखा था MRT बराबर होना चाहिए PX अपॉन PY के। लेकिन जब दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ हो जाता है तो संतुलन के लिए क्या जरूरी है, इस इंडिफरेंस कर्व का जो ढाल है, तटस्थ वक्र, सामुदायिक तटस्थ वक्र ही आपका, ठीक है, इसका जो ढाल है वो आपका क्या है, PX अपॉन PY है। और जो टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार शर्त की रेखा आपकी कौन सी है, इन दोनों का ढाल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो व्यापार करने से क्या होगा, ए देश का जो संतुलन है वो ई बिंदु से E1 पर स्थापित हो जाएगा। ठीक है, ए देश का संतुलन व्यापार से पहले कहां पे था, ई बिंदु पे था। लेकिन दोनों देशों में अगर व्यापार होता है तो नया संतुलन स्तर कहां पे आ जाएगा, E1 बिंदु पर आ जाएगा, जहां पे व्यापार शर्त की हमारी जो ये रेखा है उसका ढाल और आईसी वक्र, ठीक है, ये जो तटस्थ वक्र है या जिसको हम समुदाय का अनधिमान वक्र भी कह सकते हैं, उसका ढाल दोनों का बराबर है। ठीक है, तो ए देश का संतुलन कहां पे होगा, इस E1 बिंदु पे होगा। इसी तरीके से बी देश का जो संतुलन है वो इस F बिंदु से ऊपर पहुंच के कहां पे आ जाएगा, इस F1 बिंदु पे आ जाएगा। तो ये आपका संतुलन हो गया किसका, ये ए देश का संतुलन है कहां पे, ई बिंदु पे। और F1 बिंदु पे किसका संतुलन होगा, बी देश को। मतलब बी देश क्या करेगा, ए देश क्या करेगा, तो ए देश को एक तरह से गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करने से लाभ होगा और बी देश को चावल का उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करने से लाभ होगा। अब देखिए ए देश को अगर हम यहाँ पे लाभ की बात कर रहे हैं तो ए देश का लाभ कितना है,
E1 से लेकर M के बराबर, ठीक है, मतलब E1 से लेकर M के बराबर उसको ये जो राइस एंड चावल हैं वो ज़्यादा मिलेंगे अगर वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। और इसी तरीके से B देश का जो लाभ है वो कितना है, F1 से लेकर N तक, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से पहले उसको गेहूं का इतनी मात्रा मिलती है, ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होगा, उसको F1 से N के बराबर अब इतना गेहूं ज़्यादा मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों ही देशों को लाभ हो रहा है। अब देखिए घटती हुई अवसर लागत, या जिसको हम पैमाने के बढ़ते प्रतिबल भी कह सकते हैं, मतलब जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो औसत लागत और सीमांत लागत क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। मतलब बड़े पैमाने पर जो उत्पादन किया जाता है तो उससे आंतरिक और बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, औसत लागत और सीमांत लागत में कमी आती है। तो जब अवसर लागत घटती हुई होती हैं तो ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय व्यापार से किस प्रकार का लाभ होगा उसको हम समझते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो घटती हुई लागत है तो यहाँ पे पीपीसी कर्व जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तल आकार का, ठीक है। इस आकार का बनेगा उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, जब अवसर लागत क्या है, घटती हुई है। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल या घटती हुई अवसर लागत की स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र का आकार इस आकार का होगा, उत्तल, या जिसको हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका ए बिंदु है और ये आपका बी है, तो इस उत्पादन संभावना वक्र का पीपीसी का नाम क्या हो गया, ए बी उत्पादन संभावना वक्र। और जब दो देशों के बीच में व्यापार नहीं होता है तो व्यापार से पहले की अगर हम बात करें तो जो संतुलन की स्थिति वो कहाँ पे है, इस ई बिंदु पे है, ठीक है। संतुलन कहाँ पे है, इस ई बिंदु पे है, जहाँ पे जो ए देश है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, गेहूं का वो X1 उत्पादन करता है, उपभोग करता है, और Y वस्तु का जो उपभोग उत्पादन हो रहा है वो कितना है, O से लेकर Y1 तक है, ठीक है। उत्पादन और उपभोग जब दो देशों के मध्य में अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है, व्यापार से पहले संतुलन की स्थिति कहाँ पे है, इस ई बिंदु पे है, जहां पे एक जो गेहूं है उसका उत्पादन O X1 है और चावल का जो उत्पादन है वो कितना है, Y1 है। अब देखिए यदि दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारंभ होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के बाद में कोई देश किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा, ये एक तरह से उनकी जो व्यापार शर्त रेखा होती हैं या अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात रेखा होती हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। हमने इस डायग्राम में ये जो बना रखी हैं, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, अंतरराष्ट्रीय कीमत अनुपात रेखा है, या जिसको हम व्यापार शर्त रेखा भी कह सकते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। व्यापार शर्त की रेखा इसके ऊपर निर्भर करेगा कि कोई देश किस वस्तु का उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा। अब देखिए यहाँ पर हम केवल एक देश को ही समझा रहे हैं कि ए देश को जो लाभ है वो कहाँ पे होगा, तो ए देश का जो लाभ है उसके लिए क्या जरूरी है, ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो शर्त रेखा, व्यापार शर्त रेखा आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये वाली लाइन हो गई, ये वाली हो गई, ये हैं, ठीक है। तो लाभ के लिए क्या जरूरी है, ए देश को लाभ कब होगा, तो लाभ का निर्धारण करने के लिए हम क्या देखेंगे, एक तो घरेलू कीमत रेखा का जो अनुपात है और दूसरा आपका जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कीमत रेखा है या व्यापार शर्त रेखा है, इन दोनों के ढाल क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। बराबर का मतलब देखिए जो घरेलू कीमत रेखा है उसका ढाल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, मैंने बना रखा है इन दोनों के बीच में यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो ढाल है वो क्या होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार शर्त रेखा जो है और घरेलू कीमत रेखा का ढाल दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो व्यापार शर्त की रेखा है वो आपकी कौन सी है, सबसे पहले हम ले लेते हैं ये AT1, ठीक है। सबसे पहले अगर हम मान लें कि व्यापार शर्त की रेखा कौन सी है, ATT1 लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे भी अगर व्यापार की शर्त रेखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए देश है उसको क्या करना चाहिए, चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो शर्त, व्यापार की शर्त की ये जो रेखा है और जो हमारा घरेलू कीमत रेखा है, ठीक है, घरेलू कीमत रेखा आपकी कहाँ बनेगी, देखिए ये जो आईसी वक्र है
उसके यहाँ पे बनेगी ये। तो दोनों का जो स्लोप है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, घरेलू कीमत रेखा का ढाल और अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार की शर्त रेखा हमारी है उसका ढाल क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये क्या प्रदर्शित करता है, ए देश को चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए। और ये जो हमारा संतुलन बिंदु पहले कहाँ पे था, इस ई बिंदु पे था, अब कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, वो इस एफ बिंदु पर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका कि जब ये देश चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा तो चावल का अब उसका जो उत्पादन होगा वो कितना होगा, ओ से लेकर ए होगा, क्योंकि वो अपने समस्त संसाधनों को चावल के उत्पादन में लगा देगा। तो चावल का उत्पादन कितना होगा, ओ से लेकर ए तक होगा, जबकि गेहूं का उत्पादन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ए देश अपना विशिष्टीकरण कर रहा है कि इसमें चावल के उत्पादन में, तो सारे साधनों को वो चावल के उत्पादन में लगाएगा, तो चावल का जो उत्पादन है वो कितना कर सकता है, ओ से लेकर ए तक। और गेहूं का उत्पादन कितना होगा उस समय, 0 होगा। अब देखिए, अब जो संतुलन की स्थिति है वो कहां पे आ जाएगी, इस ई बिंदु से एफ बिंदु पर आ जाएगी। अब वो क्या करेगा, चावल का जो निर्यात करेगा वो कितना करेगा, इतनी मात्रा में निर्यात करेगा। ठीक है, ए से लेकर Y2 निर्यात करेगा, क्योंकि संतुलन की स्थिति पहले इस ई बिंदु पे थे, लेकिन अब कहां पे आ गई हैं, एफ बिंदु पे आ गई हैं। तो एफ बिंदु पे संतुलन का मतलब क्या हो गया, अब ए देश चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करके चावल की इतनी मात्रा का वो निर्यात करेगा, और इस निर्यात मात्रा के बदले में गेहूं की जो मात्रा है, ठीक है, इतनी Y2 से लेकर F इतनी मात्रा का वो आयात करेगा। मतलब पहले के कंपैरिजन में उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखिए दूसरी स्थिति हम ले लेते हैं कि माना कि अगर वो क्या करता है, देश गेहूं के उत्पादन में अगर विशिष्टीकरण प्राप्त करता है तो क्या होगा, तो गेहूं के उत्पादन में अगर वो विशिष्टीकरण प्राप्त करता है तो जो संतुलन बिंदु है, ठीक है, वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, अब तो सारा का सारा जो उत्पादन है, सारे संसाधनों को वो क्या करेगा, अब गेहूं के उत्पादन में लगाएगा। ठीक है, तो गेहूं का उत्पादन कितना हो जाएगा, अधिकतम ओ से लेकर बी, जबकि चावल का उत्पादन कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे जो व्यापार शर्त रेखा हमारी कौन सी है, ये, ठीक है, T2, ये व्यापार शर्त की रेखा है। और ये एक तरह से क्या है, हमारा जो ये T1 है इसके समानांतर है। ठीक है, जो AT1 प्रथम व्यापार शर्त रेखा जो थी उसके समानांतर है सेकंड वाली रेखा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो देश है ए है, ठीक है, हम केवल ए देश की बात कर रहे हैं, तो ए देश क्या करेगा, अब X2 से लेकर बी तक, ठीक है, इतना वो गेहूं का निर्यात करेगा, और बदले में वो क्या करेगा, X2 से लेकर जी तक इतना बदले में वो चावल का आयात करेगा। इसका मतलब अब दोनों डायग्राम को अगर हम देखें, ठीक है, दोनों स्थितियां जो हमने समझी है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि दोनों देशों के बीच में अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो इस ए देश को गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना ज्यादा लाभदायक होता है। और यदि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के बाद में जो व्यापार की शर्तें हैं उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो जो उपभोग और उत्पादन का संतुलन बिंदु है वो भी क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, माना कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बाद में जो व्यापार शर्त की रेखा है अगर वो ये T3 बन जाती हैं, तो T3 बनने से क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। तो चावल में अगर ये स्थिति हो जाती है, ठीक है, ये वाली अगर व्यापार शर्त की रेखा हो जाती है तो इसका ढाल एक तरह से क्या है, पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा चपटा है। इसका मतलब कि विश्व बाजार में गेहूं की अपेक्षा जो चावल है वो एक तरह से क्या होगा, महंगा। और चावल अगर महंगा है इसका मतलब चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करने से उसको ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो कीमत रेखा जो होती है उसके आधार पर हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, अगर व्यापार शर्त रेखा आपकी AT3 है,
तो वो चावल का निर्यात कितना करेगा, ए से लेकर Y3, और बदले में गेहूं का जो आयात करेगा वो कितना करेगा, Y3 से लेकर H, मतलब ज़्यादा मात्रा वो आयात कर रहा है, बदले में उसको चावल कम देने पड़ रहे हैं, मतलब कम मात्रा चावल की देके वो ज़्यादा मात्रा गेहूं की प्राप्त कर सकता है। तो ये ए देश का लाभ है। इसी तरीके से हम बी देश का जो लाभ है वो भी समझा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने केवल यहाँ पे एक ही स्थिति को लिया है। अब देखिए, अगर बढ़ती हुई अवसर लागत की स्थिति है, बढ़ती हुई अवसर लागत का मतलब पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति है, तो पैमाने के घटते प्रतिफल की स्थिति में अगर व्यापार नहीं होता है तो ए देश का जो संतुलन है वो कहाँ पे आपका, इस ई बिंदु पे है, और बी देश का जो संतुलन है वो कहाँ पे है, इस एफ बिंदु पे है, क्योंकि ये जो आपका पीपीसी वक्र है और ये आपका इनडिफरेंस वक्र है, ठीक है, ये आपका पीपीसी है और ये है हमारा इनडिफरेंस वक्र। इन दोनों के ढाल जहां पे बराबर होंगे वहां पे क्या होता है, संतुलन। तो व्यापार से पहले संतुलन कहां पे है, ए देश का ई बिंदु पे है और बी देश का कहां पे है, इस एफ बिंदु पे है। अब अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या होगा, एक अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा बनेगी, ठीक है, आपकी ये अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा है, इसमें T0 नाम दे दिया हमने, ठीक है, T0 नाम दे दीजिए आप चाहो तो अब यहाँ पे देखें तो नया जो संतुलन है, ठीक है, वो कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, ए देश का जो संतुलन है वो आ जाएगा अब यहाँ पे इस जी बिंदु पे था, ठीक है, पहले ई बिंदु पे था, अब कहाँ पे आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बाद में इस जी बिंदु पे आ जाएगा। जबकि बी देश का जो संतुलन है वो कहाँ पे था, पहले था आपका बी देश का कहाँ पे था, एफ बिंदु पे, और अब कहां पे आ जाएगा वो, इस एच बिंदु पे आ जाएगा, ठीक है। व्यापार अगर प्रारंभ होता है तो व्यापार प्रारंभ होने के बाद में ए देश का संतुलन कहां पे आ जाएगा, जी बिंदु पर, और बी देश का संतुलन कहां पे आ जाएगा, एच बिंदु पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए देश है उसको क्या करना चाहिए, इस गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए, जबकि बी देश को क्या करना चाहिए, राइस चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करने से उसको लाभ होगा, ठीक है। लाभ कैसे होगा, तो देखिए ए देश जो है वो क्या करता है, इस एम से लेकर जी के बराबर वो क्या करता है, गेहूं का निर्यात करता है, और बदले में चावल का जो वो आयात करता है वो कितना है, एम से लेकर E1 तक की मात्रा है वो चावल का आयात कर लेता है। और बी देश जो है वो क्या करता है, इस एन से लेकर एच तक गेहूं का निर्यात करता है, और बदले में जो चावल का वो आयात करता है, चावल का वो निर्यात करता है कितना, एन से लेकर एच तक, और बदले में गेहूं का आयात कितना करता है, एन से लेकर F1 तक, ठीक है। और एन से लेकर F1 तक ये जो आयात कर रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर हैं, इस एम से लेकर जी तक के बराबर हैं, और ठीक है बराबर ही हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए देश जो है वो गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करेगा, और बी देश, ठीक है, वो क्या करेगा, चावल के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो व्यापार के पश्चात क्या हो रहा है, दोनों ही देश, ठीक है, पहले देखिए उत्पादन संभावना वक्र ये था, और अब कहाँ पे आ गए, वो ऊंचे वाले पे आ गए। इसमें भी पहले इस एफ बिंदु पे था, अब इस F1 पे आ गया। मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बाद में दोनों ही देश ऊंचे जो समुदाय के तटस्थ वक्र है उस पर पहुंच जाते हैं, मतलब आर्थिक कल्याण में एक तरह से वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये अवसर लागत सिद्धांत है जो प्रोफेसर हेबरलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है।